नाम है। और हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 2 भोज हो चुके हैं। तो इसलिए दोनों को अलग दिखाना जरूरी भी था इतिहासकारों के लिए। तो बहुत सारे इतिहासकार, जैसे अगर प्रतिहार वंश पे सबसे आधिकारिक रूप से अगर किसी ने शोध किया है तो डॉक्टर त्रिपाठी हैं, सतीश चंद्र शर्मा है, और बाद में बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने भी उन पे काम किया है। तो उन लोगों ने उनको अलग दिखाना था, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वंश के हैं, एक परमार है और एक प्रतिहार है। तो प्रतिहार वंश जो है वो भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनके पीढ़ी से चलता है, और वही वंश आगे चलकर प्रतिहार वंश के नाम से विख्यात होता है। और उत्तरी भारत का जो ये उत्तरी महाद्वीप है भारत का, उसमें सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में उनकी श्रेणी में वो गिने जाते हैं। और अगर हम सम्राटों की परंपरा की बात करते हैं तो जो प्राचीन भारत का इतिहास में बताता है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो गुप्त सम्राटों के बाद में कोई सम्राटों की बड़ी परंपरा नहीं है। लेकिन यदि हम सही ढंग से इतिहास का आकलन करें और आज के नवीन तथ्यों के आधार पर हम देखें, जो नई शोध हो रही है, नए तथ्य उजागर हो रहे हैं, उनसे अगर माने तो अंतिम अगर कोई सम्राट रहे हैं तो वो सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार हैं। तो इनको हम सम्राट की उस श्रेणी में मान सकते हैं। तो एक ग्रंथ है जिसको हम राजविद्या कहते हैं। राजविद्या ग्रंथ बेसिकली आदिकाल से हमेशा से लिखा जाता रहा है, और आधुनिक काल में रीवा स्टेट के महाराजा थे गुलाब सिंह जी, तो उन्होंने उस ग्रंथ को जो है वो वापस संस्कृत और अपने सारे जो वेदों पुराणों से जो परंपराएं चली आ रही उन सबको क्लब करके राजविद्या को उन्होंने वापस जो है वो प्रकाश में लाने का काम किया था। तो राजविद्या ग्रंथ को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें एक डेफिनेशन दी हुई है कि एक इकाई का जो अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, उससे बड़ी इकाई, फिर बड़ी इकाई। तो राजा जो होते हैं उनके अधीन जो है वो 100 बड़े बड़े सामंत होते हैं, तब वो एक राजा के पद से नवाजा जाता है। इसी तरह से महाराजा, महाराजा से महाराजा धीराज, राज, राजेश्वर, ये सभी उपाधियां होती हैं, और इन उपाधियों को तभी ग्रहण किया जा सकता है जब आपके अधीन जो भूमंडल है या जितना बड़ा साम्राज्य होगा उसके आधार पर आपकी जो पदवियां हैं वो आपको विभूषित की जाएगी। तो इसी कड़ी में जब हम देखते हैं तो कई राजा जिसके अधीन होते हैं, 100 से अधिक राजा जिसके अधीन काम करते हैं, उसको हम सम्राट की उपाधि से विभूषित करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के और अंतिम प्राचीन भारत के सम्राट के रूप में यदि किसी को मान्यता प्राप्त है तो वो है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज का दूसरा जो शब्द है वो है मिहिर। हमारे यहाँ पर सूर्य को मिहिर कहते हैं, तो संस्कृत शब्द है, और इसी शब्द से उनको जो है वो परिभाषित किया गया था। उन्होंने एक तरह से मिहिर की जो है वो उपाधि ग्रहण की, और इतिहासकारों ने भी उनको जो है वो उनके शिलालेखों और अलग अलग उनके जो दस्तावेज मिले उनके आधार पे उनको भोज परमार से अलग दिखाने के लिए मिहिर भोज की उपाधि से विभूषित किया। तो जोधपुर का जो किला है उसे भी जो है वो मेहरानगढ़ कहते हैं, मेहरानगढ़। तो उसका भी जो पर्यायवाची शब्द है वो मिहिर है, और यही मिहिर शब्द जो है वो भोज के लिए उपयोग किया गया था। इनका जो शासन है वो लगभग 49-50 वर्ष रहा है। 835-36 से लेकर 885 ईस्वी के मध्य उन्होंने कन्नौज में शासन किया, और कन्नौज से लेकर उनकी जो साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो बंगाल तक हैं, इधर नर्मदा नदी के पैरेलल चलती हैं, ऊपर की तरफ जो है वो नेपाल से नीचे की जो उत्तराखंड की तराई है वहां तक, और उत्तर भारत लगभग उन्होंने अपने अधीन कई समय तक रखा। और यहाँ के जितने भी स्थानीय दूसरे जो शासक थे वो उनके अधीन शासकों के रूप में माने गए हैं। जब बेसिकली मेरा जो शोध है वो तोमर हिस्ट्री है, और जब मैंने तोमरों पे अध्ययन किया तब प्रतिहारों पर अध्ययन करना भी मेरे लिए अनिवार्य था, क्योंकि दिल्ली के जो तोमर थे वो 736 में जो है वो दिल्ली की पुनः स्थापना करते हैं। तो उससे पहले जो तोमर शासक थे, राजा जाऊर जिन्हें अनंगपाल प्रथम कहा गया है, वो मध्य प्रदेश के पास एक जगह है मुरैना डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जो चंबल का बीड़ कहलाता है, वहाँ एक ऐसा गढ़ जगह है ऐसा। तो ये पूरा जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है वो एक समय इन्हीं प्रतिहारों के अधीन था, इनके पूर्वजों के अधीन, जो राजा भोज परमार जिनके पिता रामभद्र और उनके पहले जो शासक थे, तो उनके वो सामंत हुआ करते थे, और वहीं से उन्होंने जो है वो आगे बढ़कर अनंत प्रदेश पर अधिकार किया और अपनी राजधानी एस्टाब्लिश की। तो राजा भोज और राजा भोज के बाद महेंद्रपाल, इन दोनों शासकों के समय में भी ये प्रमाण जो है वो डॉक्टर त्रिपाठी और सतीश चंद्र जी ने स्थापित करने के प्रयास किए कि भाई वो दिल्ली के जो शासक हैं वो भी उनके
कई समय तक जो है वो करत शासक के रूप में रहे हैं। तो उसके लिए एक बड़ा प्रमाण जो है वो पिहोवा एक जगह है हरियाणा में, जहाँ पर एक शिलालेख जो है वो मिला था जिसपे भोज लिखा हुआ था। तो वो एक पुराने किले की सीढ़ियों के नीचे मिला था एक पत्थर, और उस पर भोज लिखा हुआ था, जिसको डॉक्टर त्रिपाठी ने जो है वो मिहिर भोज से जोड़ा था और उनको साबित किया था कि उस समय तक जो है वो पिहोवा और ये सारा जो क्षेत्र है वो उनके अधीन आता था। पिहोवा जो है वो पुराने जमाने में एक घोड़ों की मंडी हुआ करती थी और पूरे भारत के लोग जो है वो वहां पर अपने घोड़ों को बेचने के लिए आते थे। तो घोड़ों से घुड़सवार सेना का जो है वो वर्चस्व दिखता है। और मिहिर भोज सम्राट एकमात्र ऐसे भारतीय शासक हैं जिनके समय में जो उनकी अश्व सेना थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना मानी जाती थी। तो वो अश्व सेना के भी सबसे बड़े शासक के रूप में उत्तरी भारत के माने जाते हैं। और उनके बाद के जितने भी शासक हुए हैं उनके समय में उनके जितनी बड़ी 1 लाख से अधिक जो है वो अश्व सेना का रखने का किसी और के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इसी तरह से उनको उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें उन्हें जो है वो विष्णु का उपासक बताया गया है, क्योंकि उनके बहुत सारे शिलालेखों में जो है वो वरा मिहिर की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया है। तो ये भी आदि वरा या वरा के नाम से वो इतिहास में जो है वो माने गए हैं। और भी बहुत सारी उनकी उपाधियां जैसे मिहिर हो गई, वरा, मिहिर, वरा का ही आगे का जो शब्द है वो मिहिर शब्द इसमें जो है वो उनकी उपाधि के रूप में जोड़ा गया है। ग्वालियर के किले में जो तेली मंदिर है वहाँ पर जो है वो बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी इन्हीं के शासन काल के माने जाते हैं। क्योंकि ग्वालियर का जो किला है वो वैसे तो 6वीं शताब्दी से अवशेष मिलते हैं, लेकिन 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य वहाँ जो है वो बहुत डेवलपमेंट हुआ। जो पुराने शास बाहू का जो टेम्पल है वो वैसे तो 11वीं शताब्दी है, लेकिन उसके पास में बहुत सारे खंडित स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी मेरी रिसर्च के दरमियान में वहाँ गया था। तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बहुत सुंदर जो है वो कार्विंग है, काम है, और ये सारा जो स्थापत्य है वो पतियार कालीन है। तो ये राजा भोज और उनके पुत्रों के समय की ही स्थापत्य शैलियाँ हैं, और उनका भी नए ढंग से अध्ययन होता है तो बहुत आगे काम किया जा सकता है। तो मिहिर भोज एक सांस्कृतिक पुरुष भी रहे हैं। उनके समय में जो 50 वर्ष का जो शासनकाल है वो भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक समन्वय का शासनकाल है। न केवल सांस्कृतिक रूप से उत्तर भारत का उत्थान हुआ और उसमें जो है वो प्रतिहारों की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन कन्नौज के इस प्रतिहार वंश के बाद जो बहुत सारी उप शाखाएं बनी, उन उप शाखाओं ने अलग अलग भारत के प्रांतों में अपने शासन स्थापित किए, और उन्हीं की एक उप शाखा हमारे इस मारवाड़ के राज्य में स्थापित हुई। तो मुझे सौभाग्य है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक विद्यार्थी हैं जो हमारे इतिहास विभाग में हैं, और हाल ही में वे खुद भी जो है वो प्रतिहार हैं, इंदा हैं, इंदा प्रतिहारों की शाखा है जिनका शासन मंडोर पे रहा है, और उसी वंश से वो आते हैं जोलियानी के। और उन्होंने अपना जो शोध प्रबंध का जो विषय चुना है वो मारवाड़ के प्रतिहार वंश लिया है। तो उसका जो आरंभिक परिचय है, विषय प्रवेश, उसमें जो है वो पूर्व के प्रतिहार शासकों का भी बहुत विस्तार से जो है वो अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा। तो जरूर जो है वो मुझे भी प्रतिहारों को वापस पुनः जो है वो मेरे विद्यार्थी के माध्यम से जो है वो सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। और मैं एक विशेष रूप से एक ही बात कहना चाहूँगा कि मारवाड़ का जो प्रतिहार वंश है बहुत गौरवशाली इतिहास रखता है, लेकिन उनका जो ऐतिहासिक महत्व है वो उतना उजागर नहीं किया जा सका जितना हमें करना चाहिए था। तो ना तो कोई बहुत बड़े समारोह आयोजित हुए हैं, ना ही इतनी कोई संगोष्ठियां हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि इस शोध पीठ के माध्यम से प्रतिहारों के उस गौरवशाली इतिहास को पुनः जो है वो प्रकाश में लाया जाएगा। और यदि उनको प्रकाश में लाया जाता है तो न केवल उत्तरी भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनः नवीन तथ्यों के साथ जो है वो लेखन और उन्हें स्थापित करने में सहायता मिलेगी। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि झाला साहब के नेतृत्व में ये काम जो है वो बहुत सुंदर ढंग से होगा, और इसमें यदि हम भागीदार बनते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं झाला साहब का और शोध पीठ का और इस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और
मैं कोई आधिकारिक इतिहासकार नहीं हूँ, प्रतिहार करना मेरा कोई बड़ा काम है, लेकिन जितना मैंने मेरे शोध के दरमियान में या स्थानीय शोधों में जब उनको पढ़ा है तो उन्हीं के आधार पर मैंने अपनी बात रखी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस काम को जो है वो ये शोध पीठ जो है वो आगे बढ़ाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।